स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके सी से और सी प्लस प्लस से रिलेटेड हैं। फ़िलहाल तो हम सी पढ़ रहे हैं तो सी से ज़्यादा रिलेटेड हो सकते हैं ये, तो आप इनको ध्यान से सुनिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज कर रहे हैं और सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जनरली हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में ही सी प्लस से मिनिमम 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। फोर से लेके 5 तक क्वेश्चन मिनिमम रहते हैं। ये आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। सी प्लस में से तो आते ही हैं, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। आजकल तो पहले तो स्टूडेंट्स ये सोचते थे कि क्लैरिकल एग्जाम में थोड़ी सी प्लस आएगी, वहाँ तो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, या एसएससी के एग्जाम में या किसी भी इस टाइप के एग्जाम में। लेकिन आजकल तो एडवांस क्वेश्चन आने लगे हैं। सी प्लस लैंग्वेज के रिलेटेड क्वेश्चंस भी पेपर्स में देखने को मिले हैं, तो आप ध्यान से करिए स्टूडेंट्स इनको। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं सी लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूँ, उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। द एक्सटेंशन ऑफ सी फाइल्स इज डॉट सी। हम सी लैंग्वेज में जो भी हम फाइल्स बनाते हैं उन फाइलों को हम जब सेव करते हैं तो उनकी एक्सटेंशन रहती है डॉट सी। जैसे मान लो मेरी फाइल का नाम है XYZ, तो फाइल बनेगी XYZ डॉट सी। इसी तरीके से स्टूडेंट सी प्लस प्लस में जो फाइलें बनती हैं उनकी एक्सटेंशन रहती है डॉट CPP। मान लो मेरी फाइल है XYZ, तो मेरी फाइल का नाम है XYZ, तो फाइल बनेगी XYZ डॉट CPP। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज नो नेम 01 डॉट सी। इस टाइप से होगा ये। मतलब अगर आप फाइल का नाम नहीं देते, आप पहली बार एक फाइल खोलते हो, नई फाइल खोलते हो, उसमें वर्क करते हो, अपना सेव करोगे तो फाइल का नाम तो आप दे दोगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप एक नई फाइल को खोलते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या रहता है, तो उसका नाम रहता है नो नेम। आगे उसका वर्जन रहता है नो नेम 01 डॉट सी। दोबारा एक नई फाइल खोलोगे तो नो नेम 02 डॉट सी, इस टाइप से रहता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट फाइल को सेव करने के लिए अच्छा हम कुछ फंक्शनल कीज़ या शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हैं जब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि F2 की है, एक फंक्शनल की है। F2 की के साथ हम अपने सी प्रोग्राम फाइल को सेव कर सकते हैं। आपने एक प्रोग्राम लिख दिया सी लैंग्वेज के अंदर, अब आपको उसको सेव करना है तो F2 की प्रेस करके सेव एज वाले जो बॉक्स है उसको आप इन्वोक कर सकते हो, फाइल का नाम दे दोगे और सेव पे क्लिक कर दोगे, तो F2 की का यूज़ करके हम फाइल को सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स Alt प्लस F9 इसकी कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन था कि सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूँ, सी लैंग्वेज का कंपाइलर सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। सी लैंग्वेज का कंपाइलर सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। एक स्टूडेंट मेरे पास और क्वेश्चन था, खैर वो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि क्रॉस कंपाइलर क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस कंपाइलर। तो मैं बता देता हूँ क्रॉस कंपाइलर का मीनिंग क्या होता है। जब हम किसी एक लैंग्वेज के लिए कोई कंपाइलर लिखते हैं लेकिन वह दूसरी लैंग्वेज के लिए भी कंपाइलर का काम करता है, तो इस टाइप के कंपाइलर को हम क्रॉस कंपाइलर बोलते हैं। खैर सी लैंग्वेज का कंपाइलर आपका क्रॉस कंपाइलर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा था। तो Alt प्लस F9 का यूज़ करके हम सी प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस F9 का यूज़ करके हम सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Alt प्लस F5 का यूज़ करके हम यूज़र की स्क्रीन या आउटपुट स्क्रीन को इन्वोक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया कंट्रोल प्लस F9 करके, प्रोग्राम को आपका एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन आपकी आउटपुट उसने शो नहीं की और उस आउटपुट को आप दोबारा देखना चाहते हो, तो आप Alt प्लस F5 की प्रेस करके आउटपुट स्क्रीन पे या कह लो या यूज़र स्क्रीन कह लो, उस पर पहुँच सकते हो और वहाँ पे जाके आप अपनी आउटपुट को देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आप उनको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप उसको बाद में देख सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रिसीजन और स्केलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जब HTET का एग्ज़ाम था, सब जो पहला एग्ज़ाम HTET का हुआ था, HTET में बता देता हूँ क्या होता है। HTET हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, HTET की फुल फॉर्म है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस टेस्ट में प्रिसीजन और स्केलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हमें प्रिसीजन और स्केलिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, क्या प्रिसीजन होता है और क्या स्केलिंग होती है।
स्टूडेंट्स जैसे ये लिखा हुआ है 99.99, इसमें टोटल डिजिट्स मेरे कितने हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो इसका प्रिसीजन तो होगा 4, जबकि इसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यूज 2 हैं, तो इसके स्केल होगा 2, तो प्रिसीजन इज इक्वल टू 4 एंड स्केल इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नीचे मैंने कुछ 9s लिखे हुए हैं, अगर आप इनको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है आपके, तो प्रिसीजन इसमें 10 हो जाएगा, स्केल इसका 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से अगला देखो तो इसमें आपका टोटल 8 डिजिट्स हैं, 8 बार 9 है, तो प्रिसीजन इसका 8 हो जाएगा, जबकि स्केल जो रहेगा वो 3 रहेगा। उससे आगे चलें तो इसमें तो कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर मुझे डेसिमल पॉइंट वैल्यू में इसको लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें मेरे पास 5 9 है तो मैं प्रिसीजन 5 लिखूंगा, जबकि 3 0 है तो मैं स्केल इज इक्वल टू -3 लिखूंगा, प्रिसीजन इज इक्वल टू 5, स्केल इज इक्वल टू -3। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रिसीजन और स्केलिंग को, या 9 का मतलब कोई भी डिजिट है और 0 का मतलब तो 0 ही हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टाइप मॉडिफायर्स। पहले तो हम टाइप मॉडिफायर को समझ लेते हैं, फिर हम उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को समझेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। तो टाइप मॉडिफायर्स आर यूज टू मॉडिफाई द साइज, टाइप एंड रेंज ऑफ द डाटा टाइप्स, मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग डाटा टाइप्स हैं, जैसे हम अगर फंडामेंटल डाटा टाइप्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल डाटा टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, आप बताओगे? तो आप नहीं बता रहे तो मैं बता देता हूँ, हमारे 5 फंडामेंटल डाटा टाइप्स होते हैं जिनको हम बेसिक डाटा टाइप्स भी बोलते हैं, और बिल्ट इन डाटा टाइप्स भी हम उनको बोल सकते हैं। ये 5 होते हैं हमारे पास, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। तो अगर आप इन सभी की साइज को मॉडिफाई करना चाहते हो, इनके टाइप को मॉडिफाई करना चाहते हो, या इनकी रेंज को मॉडिफाई करना चाहते हो, उस केस में हम कुछ टाइप मॉडिफायर्स को इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। टाइप मॉडिफायर्स को हम इन डाटा टाइप्स के साथ यूज़ करके हम इनके साइज, टाइप और रेंज को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर मेरा 2 बाइट्स का होता है, लेकिन अगर मैं इसके साथ लॉन्ग कीवर्ड यूज़ कर लेता हूं तो लॉन्ग इंट लिखने के बाद क्या होता है, इंटीजर की रेंज बढ़ जाती है, वो 2 बाइट्स की बजाय 4 बाइट्स का हो जाता है, तो रेंज भी बढ़ गई, साइज भी बढ़ गया, पहले वो 2 बाइट्स का था अब 4 बाइट्स का था, 4 बाइट का होते हैं उसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। और कई बार तो हम उसका टाइप भी बदल देते हैं, मतलब साइंड अनसाइंड वगैरह भी हम कर सकते हैं, उसके साइन लगाना है या पॉजिटिव वैल्यूज ही चाहिए मुझे ओनली, तो ये सारा हमारा टाइप मॉडिफायर्स का यूज़ करके कर सकते हैं। हमारे पास 4 टाइप मॉडिफायर्स हैं, जैसे शॉर्ट है, लॉन्ग है, साइंड है और अनसाइंड है। तो आगे अगर इसको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो हम नीचे वाली टेबल को समझते हैं। स्टूडेंट्स इसमें मैंने 4 कॉलम्स ले रखे हैं, एक तो डाटा टाइप का नाम, फिर उसकी रेंज, कितनी रेंज तक की वैल्यू उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, कितने बाइट्स का होगा, बाइट्स के लिए मैंने साइज के लिए मैंने बाइट्स ले रखा है यहाँ पे, और फॉर्मेट स्पेसिफायर। जनरली हम प्रिंट एफ या स्कैन एफ यूज़ करते हैं तो उसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स हमने पीछे कुछ एग्जाम्पल देखा होगा, हमने इंटीजर का एग्जाम्पल देखा है, तो इंटीजर के एग्जाम्पल में हम जनरली %d लिखते हैं ना ऐसा प्रिंट एफ में और स्कैन एफ में। तो वो %d क्या होता है, वो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहा है कि हमारा जो फॉर्मेट है वो कैसा है, इंटीजर है, फ्लोट है, डेसिमल है, मतलब डबल में है या करैक्टर में है, जो भी है, तो उनको स्पेसिफाई करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं डाटा टाइप्स के बारे में। स्टूडेंट्स हम जनरली कैर भी लिख सकते हैं, जैसे हम डाटा टाइप में सबसे पहले देखते हैं तो इसमें साइंड कैर आया है, मैं सिंपली कैर भी लिख दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली साइंड ही होगा, मतलब साइंड लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो वैल्यू है वो साइंड ही होती हैं। साइंड लगाने का क्या मतलब है, उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और जीरो भी आ सकता है। जबकि अनसाइंड में क्या होगा, उसमें जीरो वैल्यू आ सकती है या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आ सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ में नहीं आ सकती, उस रेंज में नहीं आएंगी। तो साइंड और अनसाइंड में ये डिफरेंस है कि अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगी, जबकि साइंड वैल्यूज़ में आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तो मैंने वैसे जो कैर की रेंज होती है, कैर का जो साइज होता है वो होता है 1 बाइट, कैर का साइज क्या होता है 1 बाइट। तो और इसकी रेंज अगर मैं साइंड कैर की बात करूँ, अगर मैंने साइंड कैर लिखा है तो रेंज हो जाएगी -128 से लेके 127 तक, और इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %c यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अनसाइंड कैर के लिए आपकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 तक होगी, 1 बाइट का होगा, लेकिन इसके लिए भी हम %c ही यूज़ करते हैं, कोई अलग से नहीं है।
मतलब डिपेंड करेगा कि हमने ऊपर स्पेसिफाई तो किया होगा, जब हम वेरिएबल के साथ यूज़ करेंगे वहाँ पे मैंने अनसाइंड क्या यूज़ किया है या साइंड क्या यूज़ किया है, उस पर डिपेंडेंसी हमारी हो जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स फिर आगे मैंने लिखा है साइंड शॉर्ट इंट। अगर मैं साइंड नहीं भी लिखता स्टूडेंट्स, तो साइंड का मतलब है वो साइंड, अगर हम साइंड नहीं लिखते तो साइंड बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल ही है, वो साइंड ही माना जाएगा आपका। साइंड का मतलब उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यूज आपकी दोनों रहेंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइंड शॉर्ट इंट, मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी यूज़ किया है और साइंड भी यूज़ किया है। तो ये आपका 2 बाइट्स का हो जाएगा। इसकी रेंज रहेगी -32,768 से लेकर 32,767 तक। लेकिन हम इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते हैं वो होगा %d। इसी तरीके से अनसाइंड की जगह स्टूडेंट हमने लिखा है अनसाइंड शॉर्ट इंट, मतलब इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी, लेकिन इसकी रेंज आपकी हो जाएगी 0 से लेके 65,535 तक। 2 बाइट्स का होगा, लेकिन %d की जगह हम %u यूज़ करेंगे। किसी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है कि ऐसा हम क्यों करते हैं? जनरली स्टूडेंट्स, मान लो मुझे कोई ऐसी रेंज चाहिए, मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 0 से लेके 65,535 की रेंज के अंदर आए, ठीक है। उस केस में अगर मैं साइंड शॉर्ट इंट का यूज़ करता हूँ तो वो नहीं काम करेगा उस तरीके से, क्योंकि उसमें रेंज तो आपकी 32,767 पॉजिटिव वैल्यू तक है, जबकि मुझे तो 64,000 कुछ वैल्यू चाहिए। मान लो मुझे एक नंबर चाहिए जिसकी वैल्यू है 64,000, तो उसके लिए साइंड शॉर्ट इंट की बजाय मैं अनसाइंड शॉर्ट इंट को करना पसंद करूँगा, क्योंकि वो 65,535 तक रेंज है और 64,000 उसके अंदर ही आ जाता है, वो चल जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है साइंड लॉन्ग इंट। इसमें जो हमारी रेंज है वो है -2147483648221474722147483647। स्टूडेंट्स काफ़ी लंबा काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन मैंने इसको याद किया हुआ है। प्रैक्टिस करने से ये नंबर आपको याद हो जाएगा। तो ये जो रेंज है मैंने प्रैक्टिस कर करके इसको याद कर रखा है। और ये हमारा जो साइंड लॉन्ग इंट होगा ये 4 बाइट्स का है। तो इसके लिए हम लिखेंगे LD। स्टूडेंट्स सीधा सा पता है, हमें पता है %d जो है इंटीजर के लिए है, लेकिन मुझे लॉन्ग इंटीजर चाहिए तो मैंने स्मॉल l भी साथ में लगा दिया, तो %LD आपका साइंड लॉन्ग इंटीजर के लिए हो जाएगा। अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए ये रेंज आपकी क्या होगा, आप सिंपली जो मैंने ऊपर वैल्यू लिखी थी ना 2147483647, इसको आप सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से जो आपका लिखा हुआ है 2147483647, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसमें 1 ऐड कर लीजिए। वो वैल्यू मेरी ये है 02, ये जो लिखा हुआ है ना आगे मैंने 0242946725, ये ऊपर वाली रेंज में जो 2147483647 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और उसमें 1 ऐड कर लेता हूँ तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। ये आपका 4 बाइट्स का होगा, लेकिन ये अनसाइंड है तो मैंने डी की जगह यहाँ पे यू लगा दिया, मैंने %LU लिखा है। एल से पता लग रहा है, स्मॉल एल से पता लग रहा है वो लॉन्ग है, और यू से पता लग रहा है अनसाइंड इंटीजर है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही अगर फ्लोट के लिए चले तो उसकी रेंज है -3.4E38 से लेकर 3.4E38। यहाँ पे ई किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ई का मतलब क्या है। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी वैल्यू जनरली हम देखते हैं 2.718 होती है। खैर हमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 4 बाइट्स का होगा। इसके लिए हम %f लिखते हैं। डबल में हम डबल की रेंज है -1.7E308 to 1.7E308, ये 8 बाइट का होगा। लेकिन यहाँ पे हमने %LF लिखा है, ऊपर सिंपली हमने %f लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमने %LF लिखा है, ये डबल के लिए हो गया। लॉन्ग डबल के लिए स्टूडेंट्स हमारी रेंज है -3.4E -4932 से लेके 3.4E + 4932। देखिए ये 10 बाइट्स का है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किया है उसमें मैंने स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल यूज़ किया है। मैंने लिखा %LF। तो ये $LF जो है %LF ये बता रहा है कि ये लॉन्ग डबल वैल्यू है। लॉन्ग डबल वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो स्टूडेंट्स जनरली हम लॉन्ग इंटीजर के साथ लगाते हैं और डबल हम डेसिमल वैल्यूज़ के लिए लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लॉन्ग और डबल दोनों को साथ में जोड़ दिया तो आपका टाइप बदल गया, डाटा टाइप बदल गया एक टाइप से, लेकिन इसकी रेंज भी बढ़ गई और इसका साइज भी बढ़ गया। तो यही चीज़ मैंने कही थी कि टाइप मॉडिफायर्स का यूज़ करके हम साइज, टाइप और रेंज को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा भी हमारे पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, अगर आप चाहो तो उनको लिख लो। जैसे कि स्ट्रिंग के लिए कोई आपसे पूछे कि स्ट्रिंग के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे, क्योंकि करैक्टर के लिए तो हमने %C यूज़ किया है, तो स्ट्रिंग के लिए कौन सा यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ कि कहीं पे लिखा हुआ है एम, तो एम को हम करैक्टर कहेंगे या स्ट्रिंग कहेंगे। एम को हम कहेंगे करैक्टर। एम इज़ नॉट ए स्ट्रिंग, एम इज़ ए करैक्टर। लेकिन कहीं पे रमेश लिखा हुआ है
तो रमेश को हम कैरेक्टर कहेंगे या स्ट्रिंग कहेंगे? तो हम रमेश को तो स्ट्रिंग कहेंगे, लेकिन RAMESH ये सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिलकर आपकी एक स्ट्रिंग बन सकती है। तो स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर मुझे ऑक्टल मतलब कोई मेरे पास नंबर है और उसे मुझे ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है। ऑक्टल समझते हो ना स्टूडेंट्स? हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नंबर फॉर्मेट्स पढ़े होंगे, जैसे हमने पढ़ा होगा डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी। तो ऑक्टल के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते हैं वो होता है %o। लिख लो %o, ये सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे, %o भी स्मॉल लेटर्स में होगा। ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ऑक्टल को। इसी तरीके से स्टूडेंट्स %x लिखते हैं तो हम हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। %x कहीं पे लिखा मिल जाए तो हम वहाँ पे हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, कुछ इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के बारे में। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स आर होल नंबर्स विदाउट डेसिमल प्लेसेस। मतलब अगर कोई ऐसे नंबर हो जिनमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं हो, तो ऐसे होल नंबर्स को हम इंटीजर कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हैं। जैसे 45, -56, -3, इनमें कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं है, ये हमारे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं। तो जनरली हम इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के लिए या इंटीजर वेरिएबल्स के लिए हम इंट डाटा टाइप यूज़ करते हैं। इंट इज़ ए कीवर्ड, या हम कह सकते हैं इंट इज़ ए कीवर्ड विच इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर डाटा टाइप्स, ठीक है। या इंटीजर वैल्यूज़ के लिए भी हम इन डाटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स भी अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। मोस्टली हम जो अपने रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, नॉर्मली प्रोग्राम्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम डेसिमल यूज़ करते हैं। और डेसिमल के लिए मुझे कुछ अलग से लिखना नहीं पड़ता। जैसे ये सारे डेसिमल कॉन्स्टेंट्स हैं, 45, 6, +5, -63। कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन रहेंगे कि इसका नाम डेसिमल क्यों है, जबकि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं है। तो स्टूडेंट आपको मैं ये बता दूँ कि इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के टाइप है। आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा ना, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो ये डेसिमल वो डेसिमल है, ठीक है। तो जब हम अपने रियल लाइफ में जो हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो ये उसी के एग्जांपल है, 45, 6, +5, -63। इसमें जो डिजिट्स रहते हैं हमारे पास 0 से लेकर 9 तक हम डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स ऑक्टल। ऑक्टल देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सबसे पहले उसके आगे 0 लगा दिया। जैसे मैंने 5 लिखना है तो मैंने 5 से पहले 0 लगा दिया, तो 05 आपके एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगला मैंने लिखा 061, ये भी एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। आगे मैंने लिखा है -012, ये भी एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। आगे मैंने लिखा है 034, ये भी एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे ऑक्टल नंबर्स होते हैं, ऑक्टल नंबर्स में जो डिजिट्स होते हैं वो जो होते हैं 0 से लेके 7 तक, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप कोई नंबर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका इनवैलिड नंबर हो जाएगा, वो ऑक्टल नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 098, क्या वो वैलिड होगा? 098 लिखा हुआ है, कौन बताएगा? आपस में सोच लो, और आपस में आप अपने आप ही, क्योंकि मैं तो आपको सुन नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो, लेकिन अपने आप से अपने आप को इवैल्यूएट कर लो। तो स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ ये गलत है, 098 कोई ऑक्टल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्टल नंबर में जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं। तो 098 आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख रहे हैं 0x। जैसे मैंने पहले लिखा 0x, फिर मेरा हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा 0x a लिखा है, तो a भी हम सभी जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं, फिर a से लेके f तक होते हैं। तो a से पहले मैंने 0x लगाया है, तो यहाँ पे जो a है वो एक हेक्साडेसिमल डिजिट है, a का मतलब। कुछ एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने जनरली हम जब एक प्रोग्राम बनाते हैं सी के अंदर, तो हम सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो मैंने भी वही किया। यहाँ पे मैंने लिखा #include stdio.h और नीचे मैंने लिखा है #include conio.h। stdio.h की फुल फॉर्म हमें पता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसी तरीके से conio.h की फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके नीचे मेरा मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन से पहले वर्ड लिखना जरूरी है। इसमें मैंने इंट a = 073 लिखा है।
और पेपर में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, तो मैं कहता हूँ ये वैलिड है, क्योंकि अगर मैंने किसी भी नंबर से पहले जीरो लगा दिया तो वो एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 073, ये वैलिड है। लेकिन यहाँ पे जो ए है, ए के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद जाएगी। हालांकि हमने जो वैल्यू स्टोर की है वो ऑक्टल में की है। तो यहाँ पे 73 से पहले जीरो लगाने का मतलब ही यही है कि ये एक ऑक्टल नंबर बन गया। उसके बाद क्लियर स्क्रीन किया मैंने, और क्लियर स्क्रीन के बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज़ किया, कोमा ए, मतलब ये ए की वैल्यू को शो कर देगा। लेकिन मैंने %d लगाया है, और %d आपका डेसिमल वैल्यू के लिए होता है मेनली। हम %d लिखते हैं ना, %o ऑक्टल के लिए, %x हेक्साडेसिमल के लिए, और %d डेसिमल के लिए। तो ये डेसिमल डाटा टाइप में आपको, सॉरी डेसिमल में डाटा टाइप नहीं है, ये डाटा टाइप तो इंटीजर ही रहेगा, लेकिन वैल्यू आपकी डेसिमल में रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ए की वैल्यू को, मतलब आपके ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उस वैल्यू को शो करवाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने खूब पढ़ा होगा कि हम कैसे ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डेसिमल को ऑक्टल में करते हैं, कैसे हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करते हैं, कैसे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो जहाँ 073 के जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी उसको वो शो कर देगा डेसिमल में। और लास्ट में गेट सी एच है। गेट सी एच स्टूडेंट्स यूज़र से किसी इनपुट करने के लिए वेट करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी हमारी 59, क्योंकि अगर हम 073 जो कि ऑक्टल वैल्यू है, 73 आपकी ऑक्टल वैल्यू है, उस ऑक्टल वैल्यू को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास आउटपुट आती है 59। लेकिन ये आपको करके देखना है, आपको नंबर सिस्टम पहले पढ़ने हैं, आपको नंबर सिस्टम वाले वीडियोस देखने हैं मेरे। तो स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल इसी तरीके से है। आगे ऊपर तो हेडर फाइल्स को हमने इंक्लूड किया है, फिर मेन फंक्शन है। यहाँ पे मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 59। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने सिंपली 59 लिया है, ना ही मैंने 59 के आगे कोई 0x लगाया है, ना ही 59 के आगे मैंने कोई 0 लगाया है। तो यहाँ पे 59 एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्रीन क्लियर की, लेकिन मैंने नीचे लिख दिया %o, फिर मैंने कोमा ए लिखा है। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू को शो तो करना चाहते हैं, लेकिन ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफाई मैंने ऑक्टल लिया है, मतलब ऑक्टल में जाएगा। तो हमने स्टूडेंट्स ऊपर पढ़ा था कि 73 ऑक्टल था, उसको हमने जब डेसिमल में लिखा तो 59 आ गया। यहाँ पे हमने उसका ही उल्टा कर दिया। 59 वैल्यू को मुझे ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है, तो ये मुझे 73 को शो करवा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे सेम हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया सबसे पहले स्टूडेंट्स, फिर मेन फंक्शन से पहले हमने वॉइड को यूज़ किया रिटर्न टाइप के लिए। यहाँ पे हमने डेसिमल नंबर यूज़ किया है इंटीजर वाला, तो उसमें लिखा है मैंने इंट ए इज इक्वल टू 59। स्क्रीन को क्लियर किया, लेकिन इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे शो करवाया है हेक्साडेसिमल में। %x हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल के लिए, मतलब यहाँ पे हम एक डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वो वैल्यू को हम शो करेंगे। तो 59 को जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 3b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3b को शो कर देगा स्क्रीन पे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब मैंने उल्टा कर दिया, मैंने ए के अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यू को स्टोर करवाया है। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, इंट ए इज इक्वल टू 0x3b। तो 3b हमारे पास एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 0x लगाना पड़ेगा। अगर मैं सिंपली 0 लगाता हूँ तो ऑक्टल वैल्यू कर रहा हूँ, 0x लगा रहा हूँ तो वहाँ पे हम हेक्साडेसिमल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो ए जो मेरा वेरिएबल है उसके अंदर मैं एक हेक्साडेसिमल वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू है 3b। लेकिन मैंने उसको नीचे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया %d, प्रिंट एफ के अंदर मैंने %d यूज़ किया है। तो इसका मतलब हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट जो डेसिमल वैल्यू होगी उसको वो शो करेगा। तो हम जानते हैं कैसे हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उस वैल्यू को वो शो कर देगा। तो 59 मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया, जो कि हेक्साडेसिमल 3b के इक्विवेलेंट है। तो ये स्टूडेंट्स, ये इनको क्वेश्चन को देखना है आपने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। आपके कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स में इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं। रियल नंबर का मतलब है जिनमें पॉइंट आते हैं, डेसिमल वैल्यूज आती हैं, जैसे 45.63, 72.8। स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं जैसे स्टार, कोई @ क्वेश्चन मार्क वगैरह, ये स्पेशल सिंबल हो सकते हैं। या फिर हम कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, चाहे वो स्मॉल लेटर्स में हो चाहे अपर केस लेटर्स में हो, उनको हम यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट की तरह। और हमेशा उनको हम सिंगल कोटेशन मार्क्स में ही लिखते हैं। दे आर ऑलवेज रिटन इन सिंगल कोटेशन मार्क्स। ये नीचे एग्जांपल दिखा रखे हैं, जैसे X को भी मैंने सिंगल कोट में ले रखा है, 9 को भी सिंगल कोट में ले रखा है, और यहाँ पे स्टार को भी मैंने सिंगल कोट में लिखा है। ये मेरे सारे कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स की बात की जाए तो ए स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। आपकी एक स्ट्रिंग बहुत सारे कैरेक्टर से मिलकर बनती है और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को हम जनरली डबल कोट्स में लिखते हैं। मतलब कहीं पे रमेश लिखा हो और उसको सिंगल कोट में लिखा हो तो वो गलत हो जाएगा। रमेश है और सिंगल कोट में लिखा हुआ है तो वो गलत है। रमेश एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है, वो डबल कोट्स में ही लिखना चाहिए। ए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज टर्मिनेटेड बाय \0। हम हमेशा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट को टर्मिनेट करते हैं \0 के साथ। मतलब हमें लिखते तो नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका हर स्ट्रिंग कांस्टेंट टर्मिनेट किया जाता है \0 के साथ, और इस \0 को हम नल कैरेक्टर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नल कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, उसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट एक्स लिखा हुआ है, वो डबल कोट्स में है। 9 डबल कोट्स में है। 5.6 डबल कोट्स में है। वो एम्परसेंड का साइन है, वो हमारा डबल कोट्स में है। स्टूडेंट यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, एक तो मैंने एक्स लिखा हुआ है सिंगल कोट में और दूसरा एक्स मैंने लिखा हुआ है डबल कोट्स में, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बता देता हूँ। पहला जो एक्स है जो सिंगल कोट में लिखा हुआ है वो करैक्टर है, दूसरा एक्स जो मैंने डबल कोट्स में लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग है। लेकिन इससे फ़र्क कैसे पता चला कि एक करैक्टर है दूसरा स्ट्रिंग है? तो मैं बता देता हूँ। करैक्टर्स को हम नल करैक्टर से टर्मिनेट नहीं करते, जबकि स्ट्रिंग को हम नल करैक्टर से टर्मिनेट करते हैं। तो एक जगह तो एक्स लिखा हुआ है, जबकि दूसरी जगह हमने एक्स को डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टर्मिनेट किया जाएगा \0 के साथ, जिसको हम नल करैक्टर बोलते हैं। और अगर हम दोनों के साइज की बात करें तो पहला जो एक्स है मैंने सिंगल कोट में लिखा हुआ है वो एक सिंगल करैक्टर है, और सिंगल करैक्टर का जो साइज होता है वो 1 बाइट का होता है। लेकिन दूसरा जो मैंने एक्स लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर वो एक स्ट्रिंग बन गया, और स्ट्रिंग के केस में उसमें एक बाइट एक्स्ट्रा हो जाएगा जो कि नल करैक्टर के लिए यूज़ होता है। तो वहाँ पे लिखा तो मैंने एक्स हुआ है डबल कोट्स मार्क में, लेकिन वहाँ पे 1-2 बाइट्स हो जाएंगे। एक बाइट तो एक्स के लिए यूज़ होगा और एक बाइट आपका नल करैक्टर के लिए यूज़ होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स वॉइड होता है, वॉइड कोई डाटा टाइप नहीं होता, उसको हम नथिंग मानते हैं। और फिर हमने फ्लोट और डबल के बारे में भी पढ़ा होगा। स्टूडेंट्स आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि बाय डिफ़ॉल्ट रियल डाटा टाइप कौन सा होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रियल डाटा टाइप है वो हम डबल को ही मानते हैं, फ्लोट को नहीं मानते। बाय डिफ़ॉल्ट देखो वैसे तो फ्लोट भी होता है और डबल भी होता है, लेकिन कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिल जाए, मान लो कहीं पे कोई वैल्यू लिखी हुई मिल लीजिए, पेपर आ रहा है आपके पास और पेपर में आपको एक वैल्यू लिखी हुई मिल जाए, वहाँ पे लिखा हुआ है 32.68 ऐसे लिखा हुआ है 32.68, और आपसे ये पूछा जाए इसका डाटा टाइप क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स तो फ्लोट पे टिक कर देंगे, कुछ स्टूडेंट डबल पे टिक कर देंगे, कुछ स्टूडेंट इंटीजर पे टिक कर देंगे। इंटीजर तो है ही गलत, क्योंकि इंटीजर तो ये है ही नहीं है। 32.68 लिखा है तो पहली बात तो ये किसी रियल डाटा टाइप का एग्जाम्पल है। और ये पूछा जाए कि 32.68 है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका डाटा टाइप कौन सा होगा? अगर कोई डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो रियल डाटा टाइप होगा वो डबल ही होगा, उसको हम डबल ही मान लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मेरे वीडियोस को आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, उसके लिए आपका थैंक यू। आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं बढ़िया आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।